Hello everyone. In today's video, we are going to start Indian economy first chapter Indian economy on the eve of independence. इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि ब्रिटिशर्स रूल के दौरान हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग सेक्टर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस तरीके से हम लोग अलग अलग सेक्टर पे, इंडिया के अलग अलग सेक्टर पे ब्रिटिशर्स रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रिटिश रूल का ओरिजिन कब हुआ, मतलब ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर स्टार्ट कब हुआ। तो ये फाउंडेशन हुआ था इसका बैटल ऑफ प्लासी। आपने हिस्ट्री में कहीं ना कहीं हिस्ट्री में इस बैटल के बारे में ज़रूर पढ़ाई किया होगा। और ये बैटल कब लड़ी गई थी? 1857। तो ये है ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन, मतलब यहाँ से इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल की स्टार्ट हुई। कौन से बैटल से? बैटल ऑफ प्लासी, जो कब लड़ा गया था? 1857 में। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या बेसिक पर्पस था ब्रिटिश रूल का। ब्रिटिश रूल का बेसिक पर्पस, ब्रिटिशर्स का इंडिया में रूल करने का कभी भी ये मोटिव नहीं था कि वो इंडियन इकोनॉमी में कुछ प्रोग्रेस लाए या डेवलपमेंट लाए। उन्होंने बस हमारी इकोनॉमी को यूज़ किया ताकि वो अपनी इकोनॉमी का, मतलब ब्रिटिश इकोनॉमी का क्या कर सके? डेवलपमेंट कर सके। डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। एज़ वी ऑल नो कि इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारे काफ़ी अच्छे थे। तो उन्होंने हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया और उसे कहाँ यूज़ किया? अपनी इकोनॉमी के किस चीज़ में? डेवलपमेंट में। और फाइनली अब यहाँ पर जब ब्रिटिश रूल की बात ही हो रही है तो हमें इंडिपेंडेंस कब मिला था? वी ऑल नो हमें इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947 को। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश रूल के पहले इंडियन इकोनॉमी में कैसे फीचर्स थे, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट किया। तो ब्रिटिश रूल के पहले हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी थी? प्रॉस्पेरस, एक रिच इकोनॉमी थी। हमारी इकोनॉमी एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, हम आत्मनिर्भर इकोनॉमी थे और एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थे। नेक्स्ट था हमारे इकोनॉमी में जो फीचर दिखता था पहले, वो था एग्रीगेरियन इकोनॉमी। मतलब हमारे इकोनॉमी में जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग थे वो किस में एम्प्लॉयड थे? तो एग्रीकल्चर में। इनफैक्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमी का किससे अपना लिवलीहुड डिराइव करता था? एग्रीकल्चर से। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हम लोग अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए भी ब्रिटिश रूल के पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। पर्टिकुलरली हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स किन फील्ड में हम हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फ़ेमस थे? जैसे कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल या कोई मेटल या प्रीशियस स्टोन वर्क, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग काफ़ी फेमस थे। क्योंकि जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते थे प्लस जो लेबर का क्वालिटी था, वो दोनों ही क्या था? काफ़ी रिच था। मतलब जो क्राफ्ट्समैन थे उनका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था और हमारे मटेरियल्स भी क्या होते थे? बहुत अच्छे होते थे। तो ये हमने देखा कि ब्रिटिश रूल के पहले हमारी इकोनॉमी एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी और हमारी इंडस्ट्रीज़ वेल नोन थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश रूल के दौरान उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो की वो कैसी थी? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो की वो कैसी थी? तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उन्होंने जो भी फॉलो की, उन सब का मेन मोटिव क्या था? अपने
अपने प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन of their own economic interest. Then, with the development of Indian economy. उन्होंने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो की, उनका एम ये था कि प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ना कि इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट को। ठीक है, अब उन्होंने जो पॉलिसीज़ फॉलो की, इससे इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा चेंज आया। जैसा कि हमने देखा कि हम लोग क्या थे, पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडस्ट्रीज़ फेमस थी, एक एग्रीगेरियन सेल्फ रिलायंट प्रोस्पेरस इकोनॉमी थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। हम लोग क्या बन गए, हम लोग बन गए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ finished industrial products from Britain. हम लोगों का मेनली काम ये रह गया था कि हम लोग ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करते थे, और उन इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोडक्ट्स बनती थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनती थी, उसके हम लोग क्या बन गए, कंज्यूमर बन गए। आप देख रहे हो कितना बड़ा चेंज आया। पहले हमारी इंडस्ट्रीज़ फेमस थी, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान कितना बड़ा चेंज आया कि हमें सिर्फ रॉ मटेरियल का एक सप्लायर के तौर पे लिमिटेड कर दिया गया, और फिनिश्ड गुड्स के लिए हम किस पे डिपेंड करने लग गए, हम डिपेंड करने लगे ब्रिटिशर्स पे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी इकोनॉमी का अगर हमें पता करना है इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, तो हम दो चीज़ों के देखते हैं। वी ऑल नो किन किन चीज़ों को हम देखते हैं। हम देखते हैं नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को। नेशनल इनकम, वी ऑल नो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा एक चैप्टर भी है जिसमें हम लोग नेशनल इनकम क्या होता है, उसका कैलकुलेशन क्या करते हैं, हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बेसिकली टोटल एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्ट्स, कितने वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। और पर कैपिटा इनकम कि उस इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल का मतलब पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम लोगों का कितना आ रहा है। तो अगर उस इकोनॉमी में ये दोनों चीज़ अच्छे हैं, तो उस इकोनॉमी की कंडीशन हम कह सकते हैं कि अच्छी है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कैसी थी। ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमारी इकोनॉमी के नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को नापने की कोशिश नहीं की, मेज़र करने का कभी भी उन्होंने ट्राई नहीं किया। कुछ लोगों ने इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स किए, मतलब खुद से उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, जैसे कि दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिरास, VKRV राव एंड RC देसाई।
पर जैसा कि क्या है कि इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने नापने की कोशिश की, तो एक इंडिविजुअल की लिमिटेशंस होती हैं, तो इस वजह से ये सारे रिजल्ट्स क्या थे, कन्फ्लिक्टिंग थे और इनकन्सिस्टेंट थे। मतलब इनके रिजल्ट्स आपस में कन्फ्लिक्ट करते थे और कंसिस्टेंट नहीं था, सेम किसी का भी डाटा नहीं आता था। लेकिन वी.के.आर.वी. राव के डॉक्टर राव की डाटा, मतलब वी.के.आर.वी. राव के डाटा को सिग्निफिकेंट माना जाता है, उसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और ज़्यादातर स्टडीज़ ये शो करती हैं कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान कंट्री का ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट 20th सेंचुरी के हाफ तक जो था वो 2% से कम था। मतलब हमारे रियल आउटपुट का ग्रोथ किस बेसिस पे हो रहा था, सिर्फ 2% से भी कम। हर साल हम लोग का जो ग्रोथ आउटपुट बढ़ने का रेट था वो 2% से भी क्या था, कम था। और पर कैपिटा इंक्रीज भी सिर्फ 0.5% के हिसाब से हो रहा था। तो आप देख सकते हो कि कितनी ख़राब सिचुएशन थी। ब्रिटिश रूल के पहले हमारी इकोनॉमी एक अच्छी इकोनॉमी थी, पर ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम दोनों ही चीज़ें क्या की, सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन की। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर की भी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। इनफैक्ट हमारी पॉपुलेशन का 85%, ऑलमोस्ट 85% किस पे डिपेंड करता था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता था। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है तो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट तो होगी ही फूड में। नहीं, ऐसा नहीं था। हमारी कंट्री फूड में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, हमें डिपेंड करना होता था दूसरे कंट्रीज़ पे। अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने सारे लोग एम्प्लॉयड थे, लेकिन तब भी फूड में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। इनफैक्ट ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ था वो भी क्या हो गया था, स्टैग्नेंट हो गया था। अब इन सब चीज़ों का कारण क्या है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न आता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ज़मींदारी सिस्टम। अब ये ज़मींदारी सिस्टम क्या है, आपको शायद इसका कुछ आइडिया हो। तो इस सिस्टम में बेसिकली क्या होता था, ब्रिटिशर्स लोग एक ज़मींदार बना देते थे और उसके अंदर वो क्या करता था, जो कल्टीवेटर ऑफ लैंड है, ज़मींदार जो लैंड को क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, उनसे लगान लेता था और जाकर के किसे डिपॉजिट करता था, ब्रिटिशर्स को डिपॉजिट करता था। और अगर वो डिपॉजिट समय पे नहीं होता था तो इनके राइट्स क्या होते थे, चले जाते थे। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम मैंने क्या बोला, इसे हम ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी प्रॉफिट्स आते थे वो किसे चले जाते थे, वो चले जाते थे ज़मींदार के पास, और इन द फॉर्म ऑफ लगान। उस समय हम लोग उसे क्या कहते थे, लगान के तौर पे सारे पैसे चले जाते थे ज़मींदार को। अब ज़मींदार का ये एम होता था कि वो लगान को कलेक्ट करे, कुछ भी हो जाए, मतलब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर की कैसी भी हो, लगान को क्या करना है, कलेक्ट करना ही करना है। इनफैक्ट लगान डिपॉजिट करने का, ब्रिटिशर्स के पास लगान देने का जो समय होता था वो भी क्या होता था, फिक्स होता था। अगर समय पर ज़मींदार अपने लगान को जमा नहीं करवाते थे ब्रिटिशर्स के पास तो उनके राइट्स क्या होते थे, चले जाते थे। अब यहाँ पे क्या है कि
ब्रिटिशर्स और ज़मींदार दोनों ही क्या थे, काफ़ी ज़्यादा लगान के थ्रू प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए कभी भी कोई स्टेप नहीं लिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आई होप आप लोगों को ये टर्म पहले से पता होगा। कमर्शियलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इस पर्पस के लिए कर रहे हैं कि उसे जा कर के हम मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे, ना कि सेल्फ कंजम्पशन करेंगे। सी दो तरीके से आप प्रोडक्शन कर सकते हो, या मार्केट के लिए या फिर सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो जब मोटिव क्या हो, मार्केट में सेल करना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल इन द मार्केट। किस लिए क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है, मार्केट में जा कर के सेल करने के, रैदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं। अब वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स को अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए था अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल। तो वो क्या करते थे, फार्मर्स को हाई प्राइसेस, ब्रिटिशर्स फार्मर को कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए, कैश क्रॉप्स जैसे कि जूट या कॉटन, ये सब प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें हाई प्राइसेस ऑफ़र करते थे। ठीक है, उन्हें हाई प्राइसेस पर ऑफ़र करते थे। तो फार्मर्स ने क्या किया, उन्होंने फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया। तो अभी आपको हो सकता है ये लगे कि फार्मर्स की अब तो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गई होगी, क्योंकि उन्हें क्या प्राइसेस मिल रहे थे, हाई प्राइसेस मिल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब क्या था, वो फूड क्रॉप्स तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे थे। तो इस वजह से उन्हें अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मार्केट पर डिपेंड करना पड़ता था, और मार्केट पर उन्हें सारे फूड क्या पड़ता था, महंगा पड़ता था, जिसके वजह से अल्टीमेटली फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इनफैक्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण ये जो शिफ्ट हुआ कैश क्रॉप की तरफ, तो फूड क्रॉप का प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी के अंदर इस कदर घट गया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा फेमाइंस होने लगे, अकाल पड़ने लगा। मतलब हमारे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो टेक्नोलॉजी थी या इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी या फर्टिलाइज़र्स वगैरह, इन सब चीज़ों का यूज़ लगभग ना के बराबर था। मतलब टेक्नोलॉजी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ लोगों के पास क्या था, अवेलेबल नहीं था, ही हम प्रोडक्शन के लिए किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते थे। अब ब्रिटिशर्स ने कभी भी, ब्रिटिशर्स हो या ज़मींदार, उन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर पे स्पेंड नहीं किया, ना ही उसमें मास एजुकेशन या टेक्निकल रिक्वायरमेंट किसी भी चीज़ पे उन्होंने कभी स्पेंड नहीं किया। और ज़मींदार तो उनका तो कोई रूट ही नहीं था विलेजेस से, उनका सिर्फ काम होता था लगान कलेक्ट करना। तो दोनों ने ही एग्रीकल्चर पे कभी ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक बात आती है कल्टीवेटर, अब हम ये सोच सकते हैं कि कल्टीवेटर ने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। तो सिंपल सा बात है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए ना ही उनके पास कोई मीन्स थे, मतलब ना ही कुछ इतने पैसे थे, ना ही कोई इंसेंटिव, मतलब ना ही कोई मतलब रीज़न था जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉफिट होता था एग्रीकल्चर से, वो किसे चला जाता था, लगान के थ्रू ब्रिटिशर्स के पास। अब इन सभी कारणों के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, वो क्या हो गया, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। और प्रोडक्टिविटी इस वजह से क्या थी, हमारी काफ़ी ज़्यादा लो थी। फोर्थ पॉइंट है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा कमी थी।
हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था कि हम ड्रेनेज को लेकर के या फ्लड कंट्रोल ये सब बाढ़ वार के पानी को रोकने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके। इनफैक्ट कुछ फार्मर्स ने क्या किया, कमर्शियल क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स की जगह कमर्शियल क्रॉप्स उगाए, लेकिन उससे उन्हें कुछ कुछ को फ़ायदा भी हुआ। बट मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर के पास इतना ना ही रिसोर्सेज था, ना ही टेक्नोलॉजी था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे। इसमें एक और कारण आता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा स्टैग्नेंट हो गया था, एक पार्टीशन का। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा सेटबैक फेस करना पड़ा था जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे जो अनडिवाइडेड इंडिया का बहुत मेजर फर्टाइल लैंड था और वेल इरीगेटेड, मतलब इरीगेशन फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी थी, वो किसे चला गया? वो चला गया पाकिस्तान के पास। ठीक है, पाकिस्तान के पास क्या चला गया? एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे अच्छा फर्टिलिटी था और हाईली इरीगेटेड एरिया था वो। इनफैक्ट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जो हमारा ज़्यादातर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, इनफैक्ट हम कह सकते हैं पूरा का पूरा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ चला गया? ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया। उस ईस्ट पाकिस्तान को आज के टाइम पे हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जो इंडस्ट्री हमारी काफ़ी ज़्यादा जूट के लिए, हम पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेशन था, उसे काफ़ी ज़्यादा सेटबैक फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब क्या थे? रॉ मटेरियल ही नहीं था, जूट ही नहीं था। तो ये थे हमारे 5 कारण। पहला कारण हमने क्या देखा? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा कारण हमने देखा लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर ज़मींदारी सिस्टम। दूसरा हमारा कारण था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा कारण था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। चौथा था स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट और पांचवा था पार्टीशन। इन सभी चीज़ों के कारण हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो गया? स्टैग्नेशन आ गया, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनफैक्ट और बुरा ही हुआ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स।